हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक लेके आए हूं मैं है आज बात करेंगे हम एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग पर। जी हाँ, अभी ये बहुत ही तात्कालिक मुद्दा है एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग पर। साथियों, आप सभी जानते होंगे एमएसएमई इंडस्ट्री का हमारे देश की इकोनॉमी में कितना महत्व है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो चाहे सर्विस सेक्टर का हो, हमारे देश की इकोनॉमी में जीडीपी में 28% से ज़्यादा का योगदान करती है। एक्सपोर्ट में मोर देन 40% से ज़्यादा का योगदान करती है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में देखिए लगभग 11 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉय हैं। तो एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो कितना महत्व रखते हैं देश की इकोनॉमी में। इन सब को देखते हुए, एमएसएमई की महत्ता को देखते हुए, उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से दिशा निर्देश जारी करवाए कि एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं उनको वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, वो भी बिना डाउनग्रेड किए। उनका स्टेटस अगर स्टैंडर्ड है तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रक्चर करते हैं वो तो सब स्टैंडर्ड चला जाता था। तो बिना डाउनग्रेड किए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का सुनहरा अवसर प्रदान किया रिजर्व बैंक ने, गाइडलाइन जारी किए। तो ये जो गाइडलाइन जारी किए थे 1 जनवरी 2019 को वन टाइम एक्सरसाइज दिया गया था और उसको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम था 31 मार्च 2020। यानी वो यूनिट इसमें भाग ले सकते थे जो 1 जनवरी 2019 को स्टैंडर्ड हैं और वो 31 मार्च 2020 तक इम्प्लीमेंटेशन करना था, उनको था। लेकिन इसी की महत्ता को देखते हुए और तात्कालिक अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इसी को ही विस्तारित करके जो डेट है वो बढ़ा दिया है कि वो जो एमएसएमई यूनिट्स है जो 1 जनवरी 2019 को एलिजिबल नहीं थे, वो इस एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं। एक अवसर उनको दिया गया है और उसी का विस्तार किया गया है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो 1 जनवरी 2020 तक, यानी 1 जनवरी 2020 तक ऐसे स्टैंडर्ड इरेगुलर अकाउंट एमएसएमई के वो एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं। वो 1 जनवरी 2020 को स्टैंडर्ड होने चाहिए और इनका इम्प्लीमेंटेशन जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। पहले वो 31 मार्च 2020 था, अब उसे बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है एमएसएमई यूनिट से अपने के लिए और अपने जो बोरोवर्स के लिए। इतना बढ़िया उनके पास अवसर है कि वो इस रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं बिना डाउनग्रेड हुए एसेट क्लासिफिकेशन का। अब समझते हैं रिस्ट्रक्चरिंग है क्या। एक्चुअल में जो भी लोन्स दिए जाते हैं बैंक से, एनबीएफसी से, लेंडर से, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में लोन दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर वे मतलब मार्जिन मनी होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उनमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितनी सिक्योरिटी होगी, कितना रिपेमेंट पीरियड होगा, कितना मोरेटोरियम पीरियड, ये स्ट्रक्चर वे में उसको लोन दिया जाता है। लेकिन किन्हीं कारणवश से अगर यूनिट्स इरेगुलर चल रहे हैं, उनमें अगर कोई फेरबदल करना है, मार्जिन में थोड़ी फेरबदल करनी है, मोरेटोरियम पीरियड थोड़ी बढ़ानी है, रिपेमेंट जो पीरियड बढ़ानी है, तो इस सब में अगर कोई फेरबदल करनी है या थोड़ी सी और कैपिटल चाहिए, तो इन सब में फेरबदल करने के लिए उसको जो प्रक्रिया बोलते हैं उसको बोलते हैं एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग, उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये एमएसएमई जो रिस्ट्रक्चरिंग है, वन टाइम जो एक्सरसाइज दिया गया है, ये अपॉर्चुनिटी उन खातों में दी जाएगी जिनका फंड बेस या नॉन फंड बेस एक्सपोजर जो है 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, पहली कंडीशन तो ये है कि उनका फंड बेस और नॉन फंड बेस एक्सपोजर जो है 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 जनवरी 2020 को ये खाता जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। भले ही इरेगुलर हो, एसएमए में हो, स्पेशल मेंशन अकाउंट में हो, लेकिन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2020 को स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो इम्प्लीमेंटेशन की तारीख है वो है 31 दिसंबर 2020 तक। तो 31 दिसंबर 2020 तक भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है कि इम्प्लीमेंटेशन डीम टू, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किसको माना जाएगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स बोरोवर द्वारा दे दिए गए हों, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिए गए हों, एग्रीमेंट बोरोवर और बैंक के बीच साइन कर लिए गए हों, अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चार्ज कर दी गई हो, और अगर कोई कैपिटल चाहिए, नया कैपिटल चाहिए और थोड़ी सी इन्हांसमेंट चाहिए, तो उसके लिए जो
तमाम टर्म्स एंड कंडीशन हैं, बुक्स हैं, वो रिफ्लेक्शन वो दिखना चाहिए, तो इसी को इम्प्लीमेंटेशन माना जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टाइम है 31 दिसंबर 2020 तक दी गई है, तब तक ये खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जी हाँ साथियों, ये जो सुविधा है जो रिस्ट्रक्चरिंग की, वो उस एमएसएमई यूनिट्स को दी जाएगी जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और जिनको जीएसटी से एग्जम्पशन मिला है वो भी वहाँ पर एलिजिबल हैं, मतलब जिनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो 1 जनवरी 2019 को एलिजिबल नहीं थे वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें देखना है कि यूनिट रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इरेगुलर अकाउंट हैं वहाँ पर इरेगुलर अकाउंट इसमें भाग ले सकते हैं और रिस्ट्रक्चर का जो अवसर है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो इसका मोरेटोरियम पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। जी हाँ, मोरेटोरियम पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा और रीपेमेंट्स पीरियड जो होते हैं उनके फिजिबिलिटी के आधार पर, उनके वाइबिलिटी के आधार पर डिसाइड किए जाएंगे। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे कि इसमें प्रोविज़न का, तो प्रोविज़न इसमें जो लेंडर्स हैं, जो बैंक हैं, उनको 5% का प्रोविज़न करना पड़ेगा। 5% का प्रोविज़न उनके बुक्स में करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन में जो खाते खोले जाते हैं, एडिशनल खाते, वर्किंग कैपिटल के लिए है तो एडिशनल खाते खोले जाएंगे। अगर फंडेड इंटरेस्ट फॉर टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल तो FITL खोले जाएंगे। ऐसे जो इंटरेस्ट में इरेगुलर पोर्शन है उसको फंडिंग करने के लिए जो अकाउंट खोला जाएगा उसको बोलते हैं FITL, फंडेड फॉर इंटरेस्ट इरेगुलर इंटरेस्ट ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। और दूसरा होता है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन ड्यू है तो उसको WCTL बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो प्रिंसिपल पोर्शन है। साथ में अगर कैश लॉसेस हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा फंडिंग कर सकते हैं। एडिशनल अगर उसको कैपिटल चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। और अगर एडिशनल कैपिटल चाहिए तो उसके लिए सारी प्रिपेयर्डनेस तैयार करनी पड़ेगी, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लानी है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, मार्जिन लाना पड़ेगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और फिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं। तो जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल वो मैक्सिमम जो है वो 25% होगा, जिसमें ये FITL और WCTL भी शामिल होगा। तो ये तमाम चीज़ें MSME रिस्ट्रक्चरिंग में आप इसका सुनहरा अवसर जो हमें MSME इंटरप्राइजेस के जो भाई बंधु हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं कि अगर उनकी यूनिट अभी कुछ इरेगुलर चल रही है तो उनको इसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, उनको एक मोरेटोरियम मिलेगा जिसमें वो अच्छा मेहनत करके और नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने इंडस्ट्री को स्टेबल कर सकते हैं और अपने डेप्ट से बाहर आ सकते हैं, साथ ही साथ अपना प्रॉफिट कन्वर्टिंग यूनिट हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों MSME रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में छोटा सा वीडियो। इसमें आप बैंक टू बैंक अगर जाएंगे तो सारे रेशियोज जो हैं उनमें डेविएशन किए गए हैं, तो आप अपने बैंक के सर्कुलर पे ज़रूर उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरह के रेशियो में डेविएशन किए गए हैं, क्योंकि फ्रेश यूनिट फाइनेंस करने के लिए जो रेशियो होते हैं उसमें से कुछ डेविएशन किए गए हैं। तो आप उसमें ज़रा सर्कुलर को देख लीजिएगा, अपने इंटरनल सर्कुलर को, और उसके हिसाब से आप प्रोसेस करिएगा। और मैं तो बोलता हूँ ये जो फ़ायदा है जो गवर्नमेंट की मुहिम है रिस्ट्रक्चरिंग का, कि किसी भी MSME यूनिट को डिफ़ॉल्ट होने नहीं देना है, पूरी तरह से NPA नहीं होने देना है, इसमें ज़रूर आपको सकारात्मक तरीके से भाग लेना चाहिए। क्योंकि एक MSME यूनिट अगर NPA हो जाता है तो पूरी एक्टिविटी बंद हो जाती है, बैंक सरफेस ही चला देता है और भी लीगल प्रोसेस करने लग जाता है। तो उनके साथ जुड़े हुए कितने लोगों को, क्योंकि MSME ऐसे यूनिट है जो महंगाई से लेकर मुद्रास्फीति से लेकर मंदी तक सभी तक प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी प्रभाव डालता है। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें MSME रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो MSME यूनिट्स के जो बोरोवर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और उनको सही तरीके से शिक्षित करके जागरूक करते हुए इसका फ़ायदा ज़रूर देना चाहिए। तो जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि MSME से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए प्रमोशन और रिटर्न एग्जाम से जुड़े हुए, साथ ही साथ कोई ज्वलंत मुद्दा बैंक का जो चल रहा है उससे जुड़े हुए वीडियोस में लाते रहता हूं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।